चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट है आईवीपीए के, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। नई पॉलिसी जो सरकार ने, अब जो लोअर टैक्स रिजीम है इसको बढ़ाकर 2025 मार्च तक कर दिया गया है। क्या इससे किसानों को क्या नुकसान हो सकता है और क्या कंज्यूमर्स को ही सिर्फ फायदे की हक की बात होनी चाहिए? इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, सुधाकर देसाई जी, आप यहाँ पे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार ने लोअर ड्यूटी वाली जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो रिजीम है, जो स्ट्रक्चर है, उसे बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दिया है? क्या लग रहा है, क्या ये किसानों के हित में है? हम एक तरफ बातें करते हैं आत्मनिर्भर होने की तिलहन उत्पादन में, दूसरी तरफ रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है तिलहन का। दालों में देखिए, दाल में हम एक तरफ से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके थे, अब धीरे धीरे लोअर ड्यूटी की वजह से इंपोर्ट तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या इस तरह के माहौल में हम कभी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? सरकार के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? Yeah, so thanks Vishnu ji. Thanks for having me on this channel. Number one, I'm responding to the recent yesterday's news notification कि ड्यूटी जो है, इंडियन ड्यूटी जो है 25 मार्च तक फिक्स रहेगा विदाउट एनी चेंज। ये कंज्यूमर के हित में किया गया है, कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए। बट हमारा, आई एम श्योर गवर्नमेंट ये भी सोचा होगा कि इसमें 2-3 और एंगल है। नंबर वन इज फार्मर एंगल क्या है इसके, और इंडस्ट्री एंगल क्या है, और ग्लोबल मार्केट इस चीज को कैसे लेता है। देखिए, इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है वर्ल्ड का। एक्चुअली लास्ट ईयर में लो प्राइसेस और लो ड्यूटी के वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है एक्चुअली 2 मिलियन टन, मतलब 20 से 22 लाख टन ज्यादा हुआ है। नॉर्मली हुआ करता था 148 लाख टन, लेकिन 170 लाख टन का इंपोर्ट हो गया। सो आज वर्ल्ड मार्केट में जैसे अभी अगर हम आगे देखेंगे अप्रैल से लेकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, समझ लीजिए कि सोया क्रॉप ग्लोबली बहुत ज्यादा है। 25-30 मिलियन टन ज्यादा क्रॉप आया है अर्जेंटीना ब्राजील मिला के। एंड पाम का भी मार्च तक ये थोड़ा डाउन रहेगा, बाद में सप्लाई आएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये डायनामिक सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट का, जिसमें प्राइसेस काफी लो में ऑलरेडी है। सो इंडिया का ड्यूटी अगर फिक्स है तो एक इवेंचुअली फार्मर एंगल आएगा कि इंडिया में सोयाबीन क्रॉप का प्राइसेस भी बहुत कम है। मस्टर्ड क्रॉप जो है नाफेड के पास अभी भी 9 लाख टन है, और अंदाजा यह है कि मस्टर्ड क्रॉप जो है जो लास्ट ईयर सरप्लस में था, इसलिए गवर्नमेंट को खरीदना पड़ा। मेरे ख्याल से वो क्रॉप लास्ट ईयर से अच्छा ही रहेगा। सो मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट को थोड़ा बहुत कंट्रोल में आना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब प्राइसेस बहुत नीचे जाएंगे, 2 चीजें हो सकता है। या तो ग्लोबल मार्केट इस अपॉर्चुनिटी को देख के वो अपना ड्यूटी बढ़ा दे, तो हमारे हित में तो है ही नहीं वो। लेकिन अगर इंडियन मार्केट उससे पहले, अगर इसलिए हम लोग आईवीपीए के तरफ से बोल रहे थे कि हमको चाहिए सबको, स्टेक होल्डर को नजर में रखते हुए डायनामिक ड्यूटी स्लैब सिस्टम। उसमें क्या है, ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंडियन ड्यूटी कम हो जाता है। अगर ग्लोबल प्राइसेस बहुत ही नीचे है और इंडिया का बायर्स मार्केट बन जाता है, मतलब सारी कंट्रीज जो है इंडियन डिमांड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उस टाइम में इंडिया ड्यूटी को ट्वीक करना पड़ता है। सो द ड्यूटी आइडियली स्पीकिंग होगा तो वही कि कल के दिन अगर प्राइसेस बहुत गिरेंगे और एमएसपी के नीचे मस्टर्ड का दाम जाएगा, होगा तो वही है कि इंडिया को तो फिर ड्यूटी तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के एंगल से देखिए, एब्सोल्यूट ड्यूटी से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ड्यूटी डिफरेंशियल है पाम और ओलिन के बीच में, तो इतना करीब 30 लाख टन ओलिन ज्यादा इंपोर्ट हो गया है, क्योंकि इंडस्ट्री भी लाया है, क्रूड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल भी आया है, रिफाइंड ऑयल भी आया है। तो उसको कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए ये डिफरेंशियल को थोड़ा वाइडन तो करना ही पड़ेगा बिटवीन द टू। 7.5% को 15% करने से मल्टी स्टेक होल्डर का बेनिफिट हो जाता है।
सुधाकर जी, अब मेरा सवाल होगा, आप रिकॉर्ड इंपोर्ट की बात कर रहे थे पिछले सवाल में, आपने कहा था कि 170 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है इस तरह के इंपोर्ट नंबर, ऊपर से ड्यूटी डिफरेंस इतना कम है क्रूड में और रिफाइंड के तेल में, क्या लग रहा है आपको किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ के किसानों को भी नुकसान नहीं हो? इसलिए मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपके आपके जो लॉजिक है, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा डायनेमिक रखना ही बेटर है। और ये तो देखिए टाइम टाइम की बात है। आपने देखा है पिछले 1-2 साल में मार्केट 40-50% ग्लोबल मार्केट बढ़ा भी है, काफी चीजें हो गया। मस्टर्ड सीड जो है 1 लाख टन पहुंच गया था, फिर ये हो गया था करीब 45,000 रुपीज। तो काफी चीजें हुआ है। लास्ट 1.5 ईयर में देख रहा था टेबल में कि 30-35% का मार्केट तेजी मंदी आया है। तो इंडियन ड्यूटी पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि फैक्टर है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो अगर कभी मान लीजिए सीपीओ का दाम है आज के दिन में $910 है, ये अगर 830-820 अगर हो जाता है तो फिर हमारा एंगल, एवरीबडीज एंगल, इंडोनेशिया सप्लायर का भी एंगल इसी बात पे चले जाता है कि अभी फार्मर का फार्म रियलाइजेशन को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन एक और चीज हम बोलना चाहते हैं इसमें कि देर इज ऑल्सो आसियान ट्रीटी रीनेगोशिएशन। तो आसियान ट्रीटी क्या है, वो अपना पाम सप्लायर्स सबको जोड़ता है, और देर आर ऑल्सो एफटीएस विद बांग्लादेश वगैरह। लेकिन आसियान ट्रीटी जो है वो 2010 में चालू हुआ था, 2020 में खत्म हो गया, जिसमें ये लिखा था कि इंडिया जो है 45% से ड्यूटी बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन और डिफरेंशियल को भी, क्रूड और रिफाइंड का डिफरेंशियल भी धीरे धीरे 7.5 को लेके आना है। ठीक है, लेकिन ये तो 220 में खत्म हो गया। अभी जब रीनेगोशिएट करेंगे, मैं समझता हूं हमको ये भी सोचना है एज अ पॉलिसी कि while we are keeping the Indian duty fixed, इंटेंट टू कीप इट फिक्स्ड, ये तो होगा तो डायनामिक ही है। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट पॉलिसी में तो हमको कंट्रोल नहीं है। आज के दिन में अर्जेंटीना जो है वो एक्सपोर्ट टैक्सेस भी डाल सकता है, क्योंकि उनके पास काफी क्रॉप है जो मार्केटेबल सरप्लस है, जो एक्सपोर्ट करना है, उनके पास काफी सोयाबीन्स है। सिमिलरली इंडोनेशिया भी आपको पता ही है कि एक टाइम पे इंडोनेशिया का ड्यूटी 30-35% भी हो गया था, 50% भी हो गया। आज के दिन में उतना नहीं है, लेकिन अगर क्रॉप प्रेशर हो जाता है, वहां पाम का प्रोडक्शन हो जाता है और पाम का दाम बहुत नीचे आ सकता है, तो वो भी एक्सपोर्ट टैक्स डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ इवेंचुअली ये जो ड्यूटी पॉलिसी है, दिस विल इवेंचुअली तो बिकम, इट विल बिकम डायनामिक, क्योंकि एक साइड कंज्यूमर एंगल है, एक साइड फार्मर एंगल है, फिर इंडस्ट्री एंगल है और एक ट्रेजरी एंगल है। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, हमको ये देखना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़े और इंपोर्ट कैसे कम हो जाए। तो उसके लिए अपना डायनामिक अप्रोच करना पड़ेगा, जो डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल प्राइस टेबल, वो तो होगा इवेंचुअली। तो फॉर द टाइम बीइंग द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर्स। लेकिन ये तो क्लियर है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो पल्सेस में था, राइस में था, व्हीट में भी हो गया था, शुगर में भी हुआ है। इसकी वजह से वो मोलासेस का भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो लेकिन एडिबल ऑयल में मैं तो समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल से इतना कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं था। लेकिन अपना कॉज ऑफ कंसर्न अभी ये होना चाहिए कि इंपोर्ट्स ऐसा एक तरफा बढ़ते नहीं होना चाहिए। मतलब इंपोर्ट शुड नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग, and we should market our domestic produce also, supported also, stocked also and crushed also timely. तो ये रहेगा पॉलिसी का ड्राइवर विष्णु जी। डेफिनेटली ड्यूटी डिफरेंस तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, रिफाइंड तेल पर ड्यूटी ज़्यादा डेफिनेटली ज़रूर होनी चाहिए। अब मेरा भाव को लेकर सवाल होगा सुधाकर देसाई साहब आपसे, तेल तिलहन का भाव आने वाले समय में आप किस तरफ जाते देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ तेजी और कहाँ मंदी आपको आने वाले समय में दिख रही है? देखिए, ये जो अभी जो इंडिया में है, तो एक तो है कि मस्टर्ड क्रॉप है, आने वाला है। खरीफ क्रॉप्स ज्यादा अभी तो हो गया, उसका प्रेशर पॉइंट तो हो गया।
ग्लोबल मार्केट में टेम्पररली टिल अबाउट अप्रैल थोड़ा टाइटनेस है। क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इतना सोयाबीन ऑयल अवेलेबल नहीं लिया था, क्योंकि वो तो $200 ज्यादा हो गया था पाम से, अभी बराबर हो गया, तो इसलिए सोया इंपोर्ट नहीं आया था। रेड सी के कारण सन ऑयल थोड़ा ज्यादा सप्लाई नहीं है। सो हालांकि पाम प्रोडक्शन सीजनली अप्रैल तक थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग रहेगा, तो आई एम अज्यूमिंग that first off, that is still about not even first off, till April May तक markets will be firm and sideways, कोई मंदी का इतना कारण नहीं दिख रहा है। लेकिन मई के बाद फिर अर्जेंटीना क्रॉप आएगा अप्रैल में, लेकिन जो जो 27 मिलियन था लास्ट ईयर वो तो 50 मिलियन हो गया। तो there is going to be a lot of pressure of soybean oil imports into India because they need Indian markets. सो अप्रैल से मई से लेकर, लेकिन वो लीड टाइम की वजह से मई से लेकर के रेस्ट ऑफ द ईयर आई थिंक इंडियन मार्केट विल, ऑल ऑयल्स विल कम्पीट, मस्टर्ड, पाम, सोया, सन, मुझे लगता है सब एक ही भाव में आ जाएंगे, जो काफी डिफरेंशियल नॉर्मली हुआ करता है, लेकिन सप्लाई विल बी मोर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू बी स्टेबल एंड नॉट स्टेबल एंड कंसोलिडेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरने के बाद बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। बट द प्राइसेस टिल अप्रैल, द मेन थिंग इज टिल फर्स्ट क्वार्टर द प्राइसेस विल बी फर्म। बाकी तो हमको वॉच करना पड़ेगा, डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडोनेशियन पॉलिसी है, बायोडीजल पॉलिसी है जो ग्लोबल मार्केट का, बट आई थिंक टिल द न्यू क्रॉप ऑफ मस्टर्ड प्राइसेस विल बी फर्म। Please like and subscribe IVPA channel.